Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh। हाउ आर यू स्टूडेंट? होप यू आर फाइन। चैप्टर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे थे हम लोग। आज जो है इंशाल्लाह ये चैप्टर हमारा एंड है, लास्ट जो है वो टॉपिक जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो टॉपिक है हमारे पास पहला है आइसोटोप्स। ठीक, आइसोटोप पीछे पढ़ लिया था, मैंने पहले भी बताया था आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स क्या है? आइसोटोप्स atom of same element having the same atomic number but different atomic masses are called isotope। एक ही एलिमेंट के क्या होते हैं? डिफरेंट जो हैं वो एटम्स मौजूद हैं हमारे पास। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिनके क्या हैं आपके पास, हमें ऐसे भी एटम मिले हैं जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम होता है। जाहिर सी बात है, कल मैंने एटॉमिक नंबर पढ़ाया था आपको और बताया था एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। और दूसरा मैंने क्या कहा था? जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं किसी भी एटम के न्यूक्लियस में, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। तो जितने प्रोटॉन है इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो क्या होंगे? सेम होंगे। जाहिर सी बात है, एटम की आइडेंटिफिकेशन एटॉमिक नंबर से ही होती है। कल भी ये बताई मैंने बात कि कोई भी दो ऐसे हमारे पास एलिमेंट नहीं है जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो। हर एलिमेंट का मखसूस एटॉमिक नंबर होता है, यानी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मखसूस होते हैं। लेकिन न्यूट्रॉन्स की तादाद में फ़र्क हो सकता है। तो न्यूट्रॉन्स की तादाद में फ़र्क होने की वजह से क्या चेंज हो जाता है? उस एलिमेंट के एटम का एटॉमिक मास चेंज हो जाता है, ठीक है। तो एटॉमिक मास चेंज होने की वजह से वो क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं आपके पास? आइसोटोप। तो एक ही एलिमेंट के क्या होंगे? एटम्स होंगे, एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन एटॉमिक मासेस से क्या होंगे? उनके डिफरेंट होंगे। और क्यों डिफरेंट होंगे? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो सेम है लेकिन उनका क्या फर्क होने की वजह से एटॉमिक मास डिफरेंट आ रहा होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं? आइसोटोप। हम पहले भी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। एग्जाम्पल देख लें। आपके पास एलिमेंट है कार्बन। कार्बन को पढ़ चुके हैं ना बार बार। सिंबल होता है सी। इसके आइसोटोप्स देख लें। 3 आइसोटोप्स मिले हैं, यानी कि ये तीनों एटम किसके हैं? कौन से एलिमेंट के हैं? कार्बन के। क्यों? क्योंकि सबका एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है। अगर एटॉमिक नंबर 6 है तो मतलब वो एलिमेंट जो है वो कौन सा होगा? कार्बन होगा, ठीक है। तो ये तीनों एटम किसके हैं? कार्बन के। तीनों का एटॉमिक नंबर 6 है तो मतलब प्रोटॉन भी क्या होंगे इसके अंदर? 6 और इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे? 6। ये देख लें, तीनों आइसोटोप में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 6 हैं। फर्क क्या है इनके अंदर? किसका? एटॉमिक मासेस का, ठीक है। ये वाला जो फर्स्ट में लिखा हुआ है, एटॉमिक नंबर तो 6 है इस एटम का लेकिन एटॉमिक मास क्या है? 12। सेकेंड वाले का एटॉमिक नंबर तो 6 है लेकिन मास क्या है? एटॉमिक मास 13। इसका भी एटॉमिक नंबर 6 लेकिन मास क्या है? 14। तो एटॉमिक नंबर सबका 6 है, फर्क किसका है? एटॉमिक मासेस का। तो एलिमेंट ये किसके, एटम किसके कहलाएंगे? कौन से एलिमेंट के? कार्बन के। और क्या कहलाएंगे? कार्बन के आइसोटोप्स कहलाते हैं, ठीक है। सबके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन 6 हैं लेकिन न्यूट्रॉन्स की तादाद में सबके क्या है? फर्क। मैंने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना बताया था कल के लेक्चर में आप लोगों को। कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्या बताया था मैंने? एटॉमिक मास या मास नंबर को किससे माइनस कर देते हैं हम? एटॉमिक नंबर से। यानी 12 में से 6 माइनस करेंगे। क्या? 12 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट हो जाएंगे। तो 12 में से 6 माइनस करें तो क्या आएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6। यहाँ 13 में से 6 माइनस करें तो न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे? 6, ठीक है। तो इस आइसोटोप में कार्बन के कितने हैं? 7 न्यूट्रॉन्स हैं। यहाँ देख लीजिए, एटॉमिक इसका नंबर तो 6 है, मास क्या है? एटॉमिक मास 14। तो एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस करें, 14 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 8। तो इस जो आपका आइसोटोप है इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है? 8, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब में 6 है, न्यूट्रॉन्स आपको डिफरेंट नजर आ रहे हैं, ठीक है। एक में 6, 7 और 8, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं? आइसोटोप। एटॉमिक नंबर सेम बट एटॉमिक मासेस या मास नंबर क्या है? डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसी तरह से आइसोटोप देख लेते हैं हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप मिले हैं। क्या है हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप? इनके मखसूस नाम भी हैं। ये क्या कहलाता है? प्रोटियम। ये क्या है? ड्यूटेरियम। और ये है ट्राइटियम,
ठीक है। इसमें तीनों का एटॉमिक नंबर क्या है 1। कल मैंने बताया था एटॉमिक नंबर को किस तरह से लिखते हैं, एलिमेंट के सिंबल के कहाँ आप लेफ्ट साइड में सब स्क्रिप्ट में लिखते हैं। ठीक है, तो ये सब स्क्रिप्ट में जो लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर 1, यानी कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 1। सब में क्या होगा 1 होगा। अगर एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा तो फिर ये एलिमेंट भी चेंज हो जाएगा। तो एलिमेंट चेंज नहीं है, ये एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम है, एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन क्या डिफरेंट नजर आ रहा है इसके अंदर आपको, एटॉमिक मास या मास नंबर। इसके अंदर ये जो प्रोटियम है इसके अंदर 1 है एटॉमिक मास या मास नंबर, ड्यूटेरियम में 2 है और ट्राइटियम में क्या है 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोटियम जो है आइसोटोप हाइड्रोजन का, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, इसी तरह से कैलकुलेट करके बताएं। क्या बताएंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों की, तीनों के अंदर क्या होंगे 1। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इन तीनों के अंदर क्या होंगे 1। फर्क किसके अंदर आएगा, न्यूट्रॉन्स के अंदर। इसके अंदर जो फर्स्ट आइसोटोप है प्रोटियम, इसके अंदर जो न्यूट्रॉन आएंगे वो क्या आएंगे बताएं। अभी मैंने बताया था, क्या बताया, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दें, तो 1 में से 1 माइनस करेंगे क्या आएगा, 1 में से 1 माइनस करेंगे, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0। तो इसका मतलब है इसके अंदर न्यूट्रॉन क्या है, इस आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन के अंदर 0 है। तो हाइड्रोजन का जो एटम मिलता है वो ज़्यादातर यही वाला एटम मिलता है जिसके अंदर न्यूट्रॉन 0 होते हैं, यानी सिर्फ इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक ही प्रोटॉन होता है। तो ज़्यादातर हाइड्रोजन के जो एटम मिलते हैं वो यही वाले हैं जिसमें न्यूट्रॉन 0 है। इसके अंदर देख लें, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो 1 है, न्यूट्रॉन कितना होगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे क्या आएगा 1, मतलब इसके अंदर न्यूट्रॉन 1 है। इसके अंदर न्यूट्रॉन क्या आएगा, 3 में से 1 माइनस करें क्या आएगा 2। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सबके अंदर 1 है, न्यूट्रॉन की तादाद में फर्क है तीनों में, यहाँ 0 है, यहाँ क्या है 1 और यहाँ क्या है 2। समझ में आ गई बात आप लोगों को। ऑक्सीजन देख लेते हैं, 3 आइसोटोप्स हैं ऑक्सीजन के। ठीक है, सेम एटम है आपके पास ऑक्सीजन के, लेकिन इनमें एटॉमिक नंबर सबका सेम है। डिफरेंस क्या है इनके एटॉमिक मासेस में, इसका एटॉमिक मास 16 है, इसका 17 है, इसका 18 है। एटॉमिक नंबर तीनों का 8 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सबके अंदर क्या है 8। फर्क किसका है इनके अंदर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का। न्यूट्रॉन्स देखिए कैलकुलेट करें, इसके अंदर न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, कैसे करेंगे, 16 में से 8 माइनस करेंगे 8 आ गए, 17 में से 8 माइनस करेंगे कितना आएगा न्यूट्रॉन इसके अंदर 9, इसी तरह से 18 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 10। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब में 8 है, डिफरेंस है किसका, न्यूट्रॉन का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आइसोटोप ऑफ यूरेनियम। सेम वही बात, आइसोटोप जो यूरेनियम के हैं वो भी 3 हैं, तीनों में जो है वो आपको एटॉमिक नंबर सेम नजर आ रहा है। ठीक है, 92 92 92। इसका मतलब क्या है कि तीनों के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है 92 है। फर्क क्या है इनके अंदर, किस चीज का फर्क है, एटॉमिक इनका मास डिफरेंट है, इसका 234 है, इसका 235 है, इसका 236 है, यानी इनके अंदर न्यूट्रॉन्स जो है वो डिफरेंट हैं। ठीक है, अब हम न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही क्या हो गया, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को क्या करते हैं माइनस करें। ये देखें यहाँ पे किया 234 से 92, तो कितने न्यूट्रॉन आ रहे हैं 142। इसमें हमने जब माइनस किया तो कितने न्यूट्रॉन आ रहे हैं 143। इस वाले आइसोटोप में जब माइनस किया तो क्या आ रहा है 144। तो तीनों में किस चीज़ का फर्क है, सिर्फ न्यूट्रॉन्स का। हालांकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सब में सेम है, यानी वो क्या है 92 जो एटॉमिक नंबर है। ठीक है, चलिए जी समझ में आ गया होगा आइसोटोप। नेक्स्ट आ जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप। इन आइसोटोप्स की क्या एप्लीकेशन है। ठीक है, तो क्या एप्लीकेशन है आपके पास, आइसोटोप्स को हम यूज़ करते हैं एज फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल रिसर्चेज में। ठीक है, हमारे फिजिकल केमिकल और जो बायोलॉजिकल रिसर्चेज होते हैं वहाँ पे किसको यूज़ किया जाता है, इन आइसोटोप को। ख़ास तौर पे हमारे पास इनमें जो है इनके अंदर कुछ जो आइसोटोप ऐसे हैं जो रेडियो एक्टिव होते हैं, जैसे कि ये है आपके पास, ये जो हाइड्रोजन का ट्राइटियम है रेडियो एक्टिव है। मतलब पता है ना रेडियो एक्टिव का क्या मतलब है, कि इनके अंदर से रेडिएशंस निकलती हैं। ठीक है, और इन रेडिएशंस को जो है हम यूज़ करते हैं तो डिफरेंट जो है केमिकल रिसर्चेज में, जो फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल रिसर्चेज कहलाती हैं। ठीक है, इसी तरह से एक और यूज़ क्या है, आइसोटोप्स आर आल्सो यूज इन ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस ऑफ डिजीज लाइक कैंसर। आइसोटोप को कहाँ यूज़ किया जाता है, डिफरेंट डिजीज़ की ट्रीटमेंट में ट्रीटमेंट की जाती है। वही मैंने बताया, जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं उनसे ट्रीटमेंट की जाती है डिफरेंट डिजीज़ की। ठीक है, जिस तरह से आपने देखा होगा
कि आपके पास जो है वो आपके कैंसर जैसे हमारी डिजीज़ है, कैंसर जो डिजीज़ है इसकी ट्रीटमेंट की जाती है किससे, आपके पास रेडिएशन पास की जाती है ना। तो ये रेडिएशन रेडियो एक्टिव रेज से निकलती हैं। तो कैंसर जैसी डिजीज़ की जो ट्रीटमेंट है वो भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप के ज़रिए की जाती है। डायग्नोज भी किया जाता है मुख्तलिफ डिजीज़ को, जैसे कि एक्सरे वगैरह करते हैं आप, अल्ट्रासाउंड करते हैं तो रेडियो एक्टिव रेज यूज़ की जाती हैं। तो रेडियो एक्टिव रेज हमें कहाँ से मिल रही होती हैं, इन आइसोटोप्स में से मिल रही है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड ऑन बोहर्स मॉडल। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, आपके पास सीक्वेंस, और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन, यानी सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन हम डिस्कस करेंगे। और किसकी बेस पर, बोहर्स मॉडल जो हमने डिस्कस किया था उसकी बेस पर। पहले हम एटम के स्ट्रक्चर पर आ जाते हैं। हमें पता है कि बोहर्स ने जो एटम का स्ट्रक्चर बताया वो क्या है, आपके पास कि क्या मौजूद हैं, सेंटर में एटम के न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और आपके पास न्यूक्लियस के जो है वो आपके पास न्यूक्लियस के बाद जो है वो क्या है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट एटम का मौजूद है, जिसके हमने क्या नाम दिया है, शेल और एनर्जी लेवल्स का, जिसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, अब आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो खास शेल और ऑर्बिट में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। और आपके पास शेल और एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं हम इन्हें, ऑर्बिट्स भी कहते हैं। तो हर एनर्जी लेवल की जो है एनर्जी क्या होती है, फिक्स और कांस्टेंट होती है। बोहर का मॉडल याद होगा कि हमने कहा था जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं मखसूस एनर्जी लेवल्स में, तो हर इलेक्ट्रॉन शेल और एनर्जी लेवल्स हैं इनकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स और कांस्टेंट होती है। ठीक है ना। तो इस जो फर्स्ट आपके पास ये न्यूक्लियस के बाद वाला जो एनर्जी लेवल या शेल है, तो इसकी एनर्जी जो है वो क्या होगी, सबसे कम होती है। इसके बाद दूसरा जो है आपके पास जो क्या है, न्यूक्लियस से थोड़ा दूर हो गया, इसकी एनर्जी लेवल इसके मुकाबले में इससे ज़्यादा। और इसके बाद जो तीसरा आपको नज़र आ रहा है शेल या एनर्जी लेवल, उसकी जो है वो एनर्जी इन दोनों से क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक ख़ास जो है वो सीक्वेंस में इन शेल और ऑर्बिट में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। और इसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज अ पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अमंग द डिफरेंट शेल ऑफ एन एटम। ठीक है, किसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की, कहाँ, शेल और ऑर्बिट्स में। तो इसे हम क्या कहते हैं, खास डिस्ट्रीब्यूशन है, इसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो शेल या एनर्जी लेवल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। ठीक है, और एन जो है वो एन को किस तरह से शो करते हैं, एन 1 2 3 4 और सो ऑन। मतलब न्यूक्लियस के बाद जो आपके पास शेल है या एनर्जी लेवल है, इसे हम क्या कहते हैं, N1 या फिर के शेल भी कहते हैं इसे। ठीक है, न्यूक्लियस के बाद वाला शेल, न्यूक्लियस के बाद वाला शेल तो पहला शेल है, फिर उसके बाद वाला शेल क्या कहलाता है, सेकंड शेल, जिसे एल शेल का नाम दिया जाता है। फिर उसके बाद वाला शेल क्या कहलाता है, आपके पास थर्ड शेल। ठीक है, और उसे हम क्या कहते हैं, एम शेल। फिर उसके बाद वाला शेल क्या है, फोर्थ शेल है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, एन शेल का। ठीक है, तो एन जो है वो क्या है, नंबर ऑफ शेल को रिप्रेजेंट करता है। और एन जो है वो 1 2 3 4, 1 को के शेल भी कहते हैं, 2 को जो है वो सेकंड शेल जो है वो एल शेल है, थर्ड शेल एम शेल है, और फोर्थ शेल को एन शेल कहते हैं। ठीक है, अब हर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, अभी मैंने आपको बताया जो न्यूक्लियस से करीब है पहला शेल है, तो क्या है, इसके अंदर एनर्जी जो होती है वो सबसे कम होती है। ठीक है, अब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो कैपेसिटी है, फिर इसके बाद उसके बाद वाले शेल की एनर्जी इसके मुकाबले में ज़्यादा है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, ये सब कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम, फॉर्मूले के जरिए, जो क्या है 2n²। ये फॉर्मूला है, इसके जरिए आपको क्या पता चलेगा, पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जो है उनकी कैपेसिटी है, कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सेकंड में कितने, थर्ड में, एंड सो ऑन। तो देखते हैं, अगर n क्या है आपके पास, n बता दिया, नंबर ऑफ शेल है। अगर n 1 है, यानी हमें ये मालूम करना हो फर्स्ट शेल या के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है उनकी कैपेसिटी है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम मालूम कर सकते हैं। और कैसे करेंगे, n 1 है तो n की जगह हमने रखा है 1 का स्क्वायर कर दिया आपने 2 फॉर्मूले का, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 1 क्या हो गया 2, यानी कि
फर्स्ट शेल या के शेल में जो इलेक्ट्रॉन की जो कैपेसिटी है वो क्या है 2, ठीक है। के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 2। सेकेंड शेल या एल शेल में n क्या होगा 2 होगा, तो यहाँ n की जगह 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 2 4 सा क्या हो गया 8, यानी सेकेंड शेल या एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है 8। अब हम देखते हैं n अगर 3 हो, यानी शेल कौन सा हो थर्ड m हो, तो इफ n इज इक्वल टू 3 देन यहाँ हमने n की वैल्यू 3 रखी है, 3 का स्क्वायर 9, 2 9 सा क्या हो गया 18, यानी कि थर्ड शेल या m शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 18। फोर्थ शेल में देखते हैं इफ n इज इक्वल टू 4 देन यहाँ n की वैल्यू हमने क्या रखी 4, 4 4 सा 4 क्या का स्क्वायर बनाना है ना, 4 4 सा कितना होता है 16, 2 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 आ गया। तो यानी कि फोर्थ शेल या n शेल जिसे हम कहते हैं इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है वो है क्या 32। तो इस तरह से हमने क्या कहा कि हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है। तो पहले इलेक्ट्रॉन किस शेल में आते हैं लो एनर्जी लेवल, यानी कौन सा सबसे लो एनर्जी लेवल का है फर्स्ट शेल या के शेल। फिर ये फिल हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आते हैं सेकेंड शेल में, ये फिल होगा फिर थर्ड में। इस तरह से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं इन शेल्स के भी क्या है सब शेल्स मौजूद हैं, ठीक है। तो सब शेल क्या होते हैं आपके पास, सब डिवीजन है किसकी शेल की, ये शेल की सब डिवीजन है, ठीक। चलिए सब शेल क्या है आपके पास सब डिवीजन ऑफ शेल, ठीक है। जो डिवीजन हमने देखा था शेल थे के एल एम एन, तो इनकी भी सब डिवीजन की गई है, वो क्या कहलाते हैं सब शेल और ऑर्बिटल्स भी हम कहते हैं। सब शेल्स कौन कौन से हैं एस पी डी और एफ, ठीक है, ये कहलाते हैं सब शेल। अब इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में कितनी है 14, ठीक है। तो ये हैं आपके सब शेल और इन्हें हम क्या कहते हैं ऑर्बिटल। अब हम देखते हैं कि हर शेल के अंदर कितने सब शेल्स मौजूद हैं, ठीक है। के शेल के अंदर कितने सब शेल हैं, एल शेल में कितने सब शेल हैं, एम में कितने हैं, एन में कितने हैं। तो ये कैसे मालूम कर सकते हैं, किस तरह से हम बता सकते हैं कि के शेल या फर्स्ट शेल में कितने सब शेल हैं। तो ये आपको n से पता चलेगा, ठीक है। अगर n 1 है तो इसका मतलब है सब शेल भी क्या होगा 1। अगर n क्या है 2 है तो n की वैल्यू अगर 2 है तो सब शेल भी कितने होंगे 2। तो कौन सा होगा, जैसे अगर n 1 है यानी के शेल है तो इसके अंदर कितने सब शेल होंगे 8, ठीक। और वो कौन सा सब शेल होगा s, ठीक है। तो ये है s सब शेल या ऑर्बिटल। n अगर 2 है यानी l शेल है तो ये n की वैल्यू 2 है ना, तो सब शेल कितने होंगे 2। कौन से 2 होंगे, ये 1 s वाला और p वाला, ठीक है। और अगर n की वैल्यू 3 है यानी m जो है वो शेल है आपका, तो इसके अंदर जो सब शेल होंगे वो कितने होंगे 3। कौन से 3 होंगे s p और d, ठीक है, s p और d। अगर n की वैल्यू 4 है यानी कि शेल कौन सा है आपके पास n, तो इसके अंदर जो सब शेल या ऑर्बिटल्स होंगे वो भी कितने होंगे 4 कौन से, ये चारों मौजूद होंगे s p d और f। समझ में आ गई बात कि आपको ये कैसे हम बात मालूम कर रहे हैं कि अगर आपके पास हर शेल के अंदर कितने सब शेल्स हैं तो ये किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कि n की वैल्यू जो होगी सब शेल भी उतने ही होंगे शेल के अंदर। समझ में आ गई। चलिए जी, अब अकॉर्डिंग टू सब शेल, शेल के जरिए तो हमने देख लिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम सब शेल के अकॉर्डिंग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे। तो उसको किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो ये है, देख लें n l और ऊपर हमने क्या लिखा है x, ठीक है। यहाँ n का मतलब क्या हो गया, वही नंबर ऑफ शेल, l का मतलब यहाँ क्या है नंबर ऑफ सब शेल, और x किस चीज को शो कर रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। इस फॉर्मूले के जरिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लिखेंगे वो किसके अकॉर्डिंग होगी, ऑर्बिटल या सब शेल के अकॉर्डिंग। और जो 2n² वाला फॉर्मूला मैंने बताया उसमें हम क्या बताएंगे, किसकी, हम इसमें इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन किस में दिखाएंगे शेल में, ठीक है, और यहाँ सब शेल में दिखाएंगे। चलिए जी, अब मैं इसकी एग्जाम्पल देती हूँ आपको। मैं दोनों की तरह बताऊंगी आपको। एटॉमिक नंबर है सोडियम, ठीक है, एटॉमिक नंबर सोडियम का है 11, ठीक। एटॉमिक नंबर हमें पता होना चाहिए। तब जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 3 चीज़ों का हमें
तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले तो एटॉमिक नंबर की, कोई भी जिस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या शो करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और हमने कहा था जितने प्रोटॉन होते हैं किसी भी एटम में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है तो हमें पहले ये पता हो कि इलेक्ट्रॉन हैं कितने उस एलिमेंट के एटम में, फिर उनकी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ठीक है ना। तो एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, फिर इसके बाद हमें शेल और सब शेल का भी पता होना चाहिए। चलें जी, अब मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रही हूँ। पहले हम इसको शेल में डालते हैं, ठीक है। इन इलेक्ट्रॉन्स को पहले शेल में पुट कर, चलें हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम की, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। जाहिर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ही क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें पता होगा पहले कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो फिर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसके अंदर, शेल और ऑर्बिट्स में, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर है सोडियम का 11 का मतलब हुआ इसके अंदर एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों क्या होंगे, 11, ठीक है। प्रोटॉन भी 11 है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे, 11, ठीक है। और न्यूट्रॉन्स फिर कितने होंगे, करना आता है आपको, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना, ठीक है। ये क्या है आपका एटॉमिक मास या मास नंबर, एटॉमिक नंबर है। ये दोनों को माइनस करेंगे, 23 में से 11 तो क्या आ गया, 12, तो न्यूट्रॉन 12 हो गए। इलेक्ट्रॉन भी इसके अंदर 11 है। अब इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। देखें न्यूक्लियस के बाद पहला शेल है, ठीक है, जिसे हम के शेल कहते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है के शेल में, हमने देख लिया 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो फर्स्ट शेल में हमने कितने इलेक्ट्रॉन पुट कर दिए, 2। अब बाकी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में चले गए। अब कितने बचे आपके पास, कितने इलेक्ट्रॉन बाकी रिमेनिंग है हमारे पास, 9 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिमेनिंग है। तो सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन्स अब जाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, इसमें कैपेसिटी है 8 इलेक्ट्रॉन की। फॉर्मूला याद है ना आपको, ठीक है। उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सेकंड शेल या एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो यहाँ हमने 8 इलेक्ट्रॉन्स पुट कर दिए। अब कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, 8 और ये 2 10, कितने बाकी रह गए, कितने रिमेनिंग है, 11 में से हमने 10 पुट कर दिए, 1 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है। वो कहाँ चला जाएगा, थर्ड शेल में, जिसे हम कौन सा शेल कहते हैं, एम शेल। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ठीक। तो ये है इसकी क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम, यानी इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन है शेल या ऑर्बिट में। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 और एम शेल में 1, ठीक है। यहाँ भी देख लें इसी तरह से, के में 2, एल में 1, एम में 1, खत्म हो गया इलेक्ट्रॉन। अब ये तो हमने शेल में लिखा है, अब हमें इसको किस में लिखना है, सब शेल में, ठीक है। सब शेल में लिखेंगे। सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, पहला शेल जो है के शेल है, इसके अंदर जो सब शेल है वो एक ही है, कौन सा है, एस, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर पहले इलेक्ट्रॉन डालते हैं। एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अच्छा ये पहला है ना, एस है, तो एस को हम क्या कहेंगे, फर्स्ट का एस है ये, तो यहाँ मैंने क्या लिखा है 1, क्योंकि एस यहाँ भी है, एस यहाँ भी है, तो ये किसका एस है, ये नंबर 1 वाले शेल का जो है वो, यानी के शेल का एस ऑर्बिटल है या एस सब शेल है, ठीक है। तो इसीलिए इसके साथ मैंने क्या लिख दिया, 1 एस, और इसके अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन थे और ये दोनों इलेक्ट्रॉन किस में चले गए, एस ऑर्बिटल में। इसी तरह आ जाए आप, क्या है आपके पास, एल शेल में। एल शेल नंबर 2 वाला शेल है, इसके अंदर कितने आपके सब शेल हैं, 2, एस और पी। इसको क्या कहेंगे, 2s, और इसको क्या कहेंगे, 2p, ठीक है, क्योंकि ये सेकेंड शेल का s और p ऑर्बिटल है, इसीलिए 2s और 2p कहलाएगा ये। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन अब हम पुट करते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है इस शेल में, तो 2 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, s में, क्योंकि s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है, हमने देखा था 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए, 2s, 2 हो गया। बाकी इलेक्ट्रॉन 8 में से 2 यहाँ हैं s में, तो बाकी कितने बचे, 6, और 6 इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएंगे, p में, ठीक। तो इसमें भी p में जो है वो कैपेसिटी 6 की होती है। फिल हो गया पूरा ये, s2s2 2p6, 8 पूरे इलेक्ट्रॉन जो है वो एल शेल के हमने सब शेल में जो है वो पुट कर दिए। अब आया आपके पास कौन सा, थर्ड शेल, एम शेल, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसमें ऑर्बिटल कितने हैं, थर्ड शेल है तो इसके अंदर 3 ऑर्बिटल है, 1 इलेक्ट्रॉन है सिर्फ इस शेल में, तो वो कहाँ जाएगा, सबसे पहले कौन सा सब शेल फिल होता है, S होता है, ठीक है। उसके बाद P होता है, इसके बाद जाके D होता है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चला जाएगा, 3s1 में। समझ में आ गई, आगे इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये ऑर्बिटल, क्योंकि ये भी खाली है, अभी भी इसमें एक और की कैपेसिटी है, तो ये अभी नहीं फिल
बाद तो आगे कैसे जाते हैं इलेक्ट्रॉन, तो यहीं पर जो है वो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता क्या है, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। ये हमने लिखी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी, सोडियम की। ये हमने लिखा है शेल की, शेल में लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये है k शेल में 2, l शेल में 8, m शेल में 1, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन। अगर हम किस में सब डिवीजन कर रहे हैं आपके पास किसकी, आपके पास शेल की, सब शेल में लिख रहे हैं, तो ये होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। समझ में आ गई। चलें एक और देख लेते हैं। एक और हम एटम देख रहे हैं आर्गन का, एटॉमिक नंबर है 18। चलें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो करें, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन करें शेल्स में। क्या होगा, 18 है ना, तो क्या होता है k शेल में कहाँ कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2, बाकी इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, l में कितने जाते हैं 8, कितने हो गए 10। अब बाकी आ गए तीसरे शेल में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे m, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 18, लेकिन इसके अंदर तो सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स बचे थे, वो यहीं पे आ गए कहाँ m में 8 इलेक्ट्रॉन, तो हो गया 8 और ये 2 और 8, 2 + 8 10 और 10 + 8 18 हो गया इलेक्ट्रॉन सारे डिस्ट्रीब्यूट शेल्स में। अब हम इसे कहाँ सब शेल में करते हैं। ये k शेल है यानी कि पहला शेल है, एक ही ऑर्बिटल होगा, क्या होगा 1s, कितने इलेक्ट्रॉन पुट किए हमने 2। समझ में आ रहा है ना, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। ये फॉर्मूला याद रखें, ये हमने पहले क्या लिखा है, नंबर ऑफ शेल, तो ये नंबर ऑफ शेल है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। फिर ये क्या है, नंबर ऑफ सब शेल, l क्या शो करता है, नंबर ऑफ सब शेल, ये सब शेल लिखा है हमने s, यहाँ sp, यहाँ s, ठीक है। और यहाँ ऊपर क्या लिखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वही किया हमने, यहाँ s में 2, यहाँ s में 2, p में 6 और s में दोबारा 3s में 1। अगर समझ में फार्मूले के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं हम, ये समझ में आया। k शेल में 2, तो वो सब शेल में कितने जा रहे हैं, पहला शेल है और उसके अंदर सब शेल कौन सा है, s है खाली, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। l शेल में देखते हैं, l शेल सेकेंड है आपके पास शेल, तो दोनों के साथ मैंने क्या लगाया है 2, ये शो क्या कर रहा है, सेकेंड शेल है। इसके अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, या सब शेल होते हैं 2, s और p लिख दिया। s में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2 और p में कितने की कैपेसिटी है 6, तो पुट कर दिए 2 2 और 6 यानी 2s2 2p6। अब इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए पूरे शेल के, l शेल के। अब हम आते हैं किस पे, m पे। m पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ 3। m शेल कौन सा है, थर्ड लिख दिया हमने। इसके ऑर्बिटल कितने होते हैं 3, लेकिन हमने यहाँ क्या लिखे हैं 2 क्यों लिखे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहीं पर आके ख़त्म हो गए हैं, इसीलिए 3d लिखा नहीं है, ठीक है, वहाँ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं होते इसलिए। s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन, तो पूरे 8 हो गए। m के 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 यहाँ है, 6 यहाँ है, 8, पूरे इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए हैं, इसलिए हमने d ऑर्बिटल नहीं लिखा। अगर मज़ीद इलेक्ट्रॉन होते तो फिर हम शो करते, ठीक है, लेकिन उसका अलग बताने का तरीका वो में अलग है। d ऑर्बिटल जब स्टार्ट होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होते हैं वो हम इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे। ये इस तरह जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो अभी मैंने आपको बताई, ये एटॉमिक नंबर 1 से लेकर एटॉमिक नंबर 18 तक के एलिमेंट्स की यही इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। चलिए बेटा, चैप्टर एंड हो गया हमारा। अब आप लोग अपना होमवर्क नोट कर लीजिए, जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, इसका कौन सा पार्ट करना है 11 से लेकर 14 तक, और इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस करनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड एल्युमिनियम, ठीक है। अभी मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना बताया है, तो अब आप लोग ये मैंने 3 एलिमेंट्स जो हैं, उन एटम्स जो हैं, एलिमेंट्स के एटम दिए हैं, इनके नाम लिखे हुए हैं, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा, शेल और सब शेल दोनों में लिखेंगे आप, सही है। तो नोट कर लीजिए ये, और आप इसको अपने रजिस्टर में करेंगे। चैप्टर 3 हमारा, बुक में आ जाइए। बुक में है पेज नंबर 54। नंबर 1 जो है वो ब्लैंक्स हैं, ठीक है, ये ब्लैंक्स करिएगा, अच्छी तरह से पढ़ें, चैप्टर को रीड करें। आपको लेक्चर भी आपने जो है समझा होगा यकीनन, तो लेक्चर से भी मिल जाएगा, आपको बुक से भी मिल जाएगा, सारी ब्लैंक्स आप यहाँ से फिल कर लीजिएगा। ये काम रजिस्टर में करना है। टिक द करेक्ट आंसर, ठीक है, ये भी कर चुके हैं आप, ये भी इसी तरह से ऑप्शन दिए हुए हैं, जो राइट आंसर है उसे टिक करिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट दिया है वो मैंने आपको कौन सा दिया है 11, डिफाइन द टर्म, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप डिफाइन करेंगे। इसके बाद 12 है, इन व्हाट वे डू आइसोटोप ऑफ अ गिवन एलिमेंट डिफर फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, आइसोटोप जो है वो एलिमेंट के एक दूसरे से कैसे डिफर करते हैं, ये सिर्फ इसका आंसर बताना है। इसके बाद नंबर 13 है, अ गिवन आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन कंटेन 7 इलेक्ट्रॉन, 7 प्रोटॉन एंड 8 न्यूट्रॉन,
ठीक है। नाइट्रोजन का के आइसोटोप बताए हैं जिसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 प्रोटॉन है, 8 न्यूट्रॉन है। तो अब आप बताएं कि इसका मास नंबर क्या होगा इस आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन का, और इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। ठीक है, इतना अच्छा डिटेल में पढ़ चुके हैं तो यकीनन कर लेंगे। इसके बाद है 14, कार्बन 14 एंड नाइट्रोजन 14 बोथ हैव सेम मास नंबर येट दे आर डिफरेंट एलिमेंट एक्सप्लेन। कार्बन 14 और आपके पास नाइट्रोजन 14। कार्बन 14 का मतलब है कार्बन का एटॉमिक मास बताया है 14 और नाइट्रोजन का भी 14 है। दोनों का मास नंबर सेम है, हालांकि ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट हैं। अब आपको एक्सप्लेन करना है कि दोनों का मास नंबर कैसे सेम है। ठीक है, ये करेंगे आप एक्सप्लेन, इसे भी रजिस्टर में करेंगे। ओके जी, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।